स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है और दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संचालित होता है। 2. इसका उद्देश्य AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और वायरलेस दूरसंचार सहित महत्वपूर्ण तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET की घोषणा भारत और अमेरिका द्वारा मई 2022 में की गई थी और इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था और इसे दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। अतः कथन 1 सही है। ICET के तहत दोनों देशों ने सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें सह विकास और सह उत्पादन शामिल होगा, जिसे पहले क्वाड, फिर नाटो तथा उसके बाद यूरोप और बाकी दुनिया तक विस्तारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और वायरलेस दूरसंचार सहित महत्वपूर्ण तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। सामाजिक प्रभाव कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह DPI सिस्टम विकसित करने में देशों को अपस्ट्रीम तकनीकी और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 2. यह इस फंड में योगदान करने के लिए अन्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और परोपकारी संस्थाओं सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है। 3. भारत ने इसके लिए $25 मिलियन की प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामाजिक प्रभाव निधि यानी SIF की कल्पना वैश्विक दक्षिण में DPI कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए सरकार की नेतृत्व वाली बहुहितधारक पहल के रूप में की गई है। यह फंड DPI सिस्टम विकसित करने में देशों को अपस्ट्रीम तकनीकी और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अतः कथन 1 सही है। SIF इस फंड में योगदान करने और सतत विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए अन्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा परोपकारी संस्थाओं सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों हेतु एक मंच प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक सामाजिक प्रभाव कोष यानी SIF के निर्माण की घोषणा की, जिसके लिए भारत ने $25 मिलियन की प्रारंभिक प्रतिबद्धता का वादा किया है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिया स्टैक ओपन API और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के एक सेट का उपनाम है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है। 2. जैसा कि नाम से पता चलता है, इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण केवल भारत तक ही सीमित है। 3. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में UPI के विकल्प के रूप में तत्काल भुगतान प्रणाली PIX पेश की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API का एक सेट है। यह आबादी के पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करने का लक्ष्य रखता है। अतः कथन 1 सही है। हालांकि इस परियोजना के नाम में इंडिया शब्द है, इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण किसी एक देश भारत तक सीमित नहीं है। इसे किसी भी देश पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित देश हो अथवा विकासशील देश हो। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस परियोजना की संकल्पना के साथ इसे सबसे पहले भारत में लागू किया गया, जहां अरबों व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा इसे तेजी से अपनाने से वित्तीय और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिली तथा देश को इंटरनेट युग के लिए तैयार किया गया। PIX एक त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे ब्राजील के मौद्रिक प्राधिकरण सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील द्वारा बनाया और प्रबंधित किया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। 2.
इसका स्वामित्व तथा नियंत्रण विश्व बैंक के पास है। 3, इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS की स्थापना वर्ष 1930 में हुई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। BIS का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है जो विश्व भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका विश्व सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 95% योगदान है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका मुख्य कार्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसके 2 प्रतिनिधि कार्यालय हांगकांग SAR एवं मैक्सिको सिटी में स्थित है और साथ ही विश्व भर में इसके इनोवेशन हब सेंटर भी मौजूद हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गोल्डन क्रीसेंट का तात्पर्य वियतनाम, थाईलैंड, लाओस तथा म्यांमार से लगे क्षेत्र से है। 2, गोल्डन ट्रायंगल का तात्पर्य अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान से लगे क्षेत्र से है। 3, गोल्डन ट्रायंगल तथा गोल्डन क्रीसेंट अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के केंद्र हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोल्डन क्रीसेंट, इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों का भी पाकिस्तानी ड्रग तस्करों द्वारा अफगान अफीम को हेरोइन में परिवर्तित करने और फिर भारत भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल, इसमें वियतनाम, थाईलैंड, लाओस तथा म्यांमार शामिल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। चीन की सीमा से सटे म्यांमार के शान और काचिन प्रांत भी चुनौती पेश करते हैं। ये क्षेत्र अवैध दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी आदि के लिए प्रसिद्ध है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे मूल रूप से वर्ष 1488 में पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया था। 2, केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है। 3, केप ऑफ गुड होप मार्ग स्वेज नहर मार्ग से 8900 किलोमीटर लंबा है और इसमें अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय लग सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केप ऑफ गुड होप, केप को मूल रूप से वर्ष 1488 में पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया गया था, अतः कथन 1 सही है। बाद में अफ्रीका के दक्षिणी तट से गुजरने वाले केप सी रूट की ओर अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया गया। केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी भागों से जोड़ता है, अतः कथन 2 सही है। केप ऑफ गुड होप मार्ग स्वेज नहर मार्ग से 8900 किलोमीटर लंबा है और इसे तय करने में अतिरिक्त 2 सप्ताह लग सकते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह चीनी खतरे से निपटने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2, इस क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता होने के नाते भारत भी इस अभ्यास का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन सहित कई देशों को एक साथ ला रहा है ताकि सभी देशों के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देते हुए दक्षिणी लाल सागर एवं एडन की खाड़ी में सुरक्षा चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान किया जा सके, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिकरण, जवाबदेही की कमी और समग्र पुलिस प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत कमजोरियों जैसे व्यापक मुद्दों को स्वीकार करते हुए भारत में पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए 7 निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ये निर्देश जारी किए? ए, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला 2006, बी, डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997, सी, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, डी, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए,
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला 2006। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रकाश सिंह केस 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिकरण, जवाबदेही की कमी और समग्र पुलिस प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत कमजोरियों जैसे व्यापक मुद्दों को स्वीकार करते हुए भारत में पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए 7 निर्देश जारी किए। प्रकाश सिंह, जिन्होंने अन्य पोस्टिंग के अलावा यूपी पुलिस और असम पुलिस के डीजीपी के रूप में कार्य किया, ने 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस सुधारों की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लाने के उद्देश्य से 7 निर्देश दिए थे, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ऑकस समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2. इसमें 3 देशों के बीच बैठकों और साझेदारी की एक नई रूपरेखा के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग भी शामिल है। 3. हाल ही में भारत को इस समूह में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑकस समूह ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच इंडो पैसिफिक के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, अतः कथन 1 सही है। इस व्यवस्था का मुख्य आकर्षण अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करना है। इसका भारत प्रशांत अभिविन्यास इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ गठबंधन बनाता है। इसमें 3 देशों के बीच बैठकों और जुड़ाव की एक नई रूपरेखा के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकियों, अनुप्रयुक्त AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और समुद्र के नीचे की क्षमताओं में सहयोग शामिल है, अतः कथन 2 सही है। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वेज नहर भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ने के लिए मिस्र में स्वेज के स्थल डमरू मध्य के पार उत्तर से दक्षिण तक एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है। 2. यह यूरोप और भारतीय तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास की भूमि के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। 3. यह अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए मिस्र में स्वेज के स्थल डमरू मध्य के पार उत्तर से दक्षिण तक एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह यूरोप और भारतीय तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास की भूमि के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। यह नगर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, अतः कथन 3 सही है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है। 2. इस टाइगर रिजर्व की वनस्पति भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। 3. कोसी नदी इसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।